हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का जो है अगला पोर्शन क्या है, रेस्पायरेशन। हम लोग ने कवर किया था न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन में हम लोग ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम लोग जो है प्लांट के अंदर में, प्लांट के लीफ के अंदर में फूड प्रिपेयर कर रहे थे ग्लूकोज के फॉर्म में। अब उस ग्लूकोज मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालना है, और इसी चीज को हम लोग रेस्पायरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, रेस्पायरेशन टॉपिक में पढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पायरेशन। तो देखते हैं रेस्पायरेशन को। रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू गेट एनर्जी। तो यहां पे लिख लेते हैं पहले, रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस टू ब्रेक अ फूड टू गेट एनर्जी। ठीक है। अब ये जो ब्रेकडाउन होगा फूड का, या कह सकते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, जो हमने प्रिपेयर किया था फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करवाया था, तो ये जो है दो तरीके से हो सकता है रेस्पायरेशन। या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जिसके पास ऑक्सीजन जहां तक पहुंच नहीं पा रहा हो, तो वहां पे जो है ऑक्सीजन है नहीं, तो उसे विदाउट ऑक्सीजन ही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे जो है रेस्पायरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन। जैसे हमने क्या बनाया था, C6H12O6 ग्लूकोज बनाया था। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर दो, और क्या प्रोडक्ट बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हमें एनर्जी मिलेगा। ठीक है। साथ में क्या मिलेगा? एनर्जी। इसी एनर्जी के लिए सारा प्रोसेस, सारा खेल चल रहा था कि न्यूट्रिशन में हम लोग ने क्या देखा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का प्रिपरेशन, अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी निकाला। इसी एनर्जी के लिए सारा खेल चल रहा था, और ये जो एनर्जी मिलता है हमें किसके फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में। और ये एक टाइप का केमिकल एनर्जी है, इसलिए कहा था फोटोसिंथेसिस कोई प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें एनर्जी मिला किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसी तरह अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन को देखूं, अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन को, तो क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, या कह सकते हो और ऑक्सीडाइज ऑफ फूड, या कह सकते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और विदाउट विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? विदाउट ऑक्सीजन। तो क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना, या ऑक्सीडाइज कह सकते हो उसको। या एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है कि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। और ये होता है कहाँ पे? ये जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है रेस्पायरेशन। अब जो है हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म के अंदर में। अब इसको आप पहले नोट कर लें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। अब इसको समराइज करेंगे कि रेस्पायरेशन हमने देखा, रेस्पायरेशन के दो टाइप्स है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन कहाँ कहाँ होता है, वो सारी चीज को हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें। तो हम लोग ने क्या देखा कि रेस्पायरेशन को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को C6H12O6, है ना, इसको ब्रेक कर दिया था किसके अंदर? इसको हम लोग ब्रेक करेंगे सबसे पहला स्टेप पायरुवेट में। ये जो एक्चुअल ब्रेक डाउन होता है इसका, ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है पायरुवेट में। सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स टूट जाता है किसके अंदर में?
3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। तो ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है, और ये जो होता है ये स्टेप ग्लूकोज से पायरुवेट के अंदर में, ये स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। अब पायरुवेट के बाद जो है पायरुवेट जो है फर्दर ब्रेक डाउन जो करेगा, उसके कई स्टेप्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या कहाँ हो रहा है उसके बेसिस पे। जो है सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये जो है पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एनर्जी मिल जाएगा एटीपी के फॉर्म में, है ना, जो हमने देखा था अभी। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस स्टेप को कहते हैं ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटना, और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एटीपी एनर्जी मिलना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो है पायरुवेट जो है हो सकता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर जाए, पायरुवेट दूसरा पाथ फॉलो कर ले। पायरुवेट जो है अगर मान लो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ होता है? ईस्ट के अंदर में होता है। ठीक है, ईस्ट क्या है? एक फंगी है, एक टाइप का यूनिसेलुलर फंगी। और इसमें अगर मान लो ईस्ट के अंदर में अगर मान लो हो रहा हो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो पायरुवेट जो है ब्रेक कर जाता है किसमें? इथेनॉल में, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और प्लस साथ में CO2 गैस मिलता है, और साथ में आपको एनर्जी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिला? पहला स्टेप में क्या मिला था हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स, उसके बाद वाटर, साथ में एनर्जी मिला था। इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा स्टेप में क्या होता है? अगर ईस्ट के अंदर में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो रिएक्शन, तो पायरुवेट जो है किसमें टूट जाता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, इथेनॉल में। ये क्या है? एक टाइप का अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तीसरा प्रोसेस हो सकता है, तीसरा स्टेप हो सकता है कि ये पायरुवेट जो है किसमें किसमें हो जाए, किसमें ब्रेक हो जाए? लैक्टिक एसिड में। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लेते हैं, तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम लोग जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लगते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उससे क्या होता है? और ये होता है कहाँ? मसल्स के अंदर में। मसल्स के अंदर में ये फिनोमेना होता है। तो लैक कह सकते हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर ये चीज़ हो रहा हो, तो पायरुवेट जो है किस में टूट जाता है? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है मसल्स के अंदर में, और साथ में आपको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो फेट ऑफ पायरुवेट हम लोग कह सकते हैं कि 3 कंडीशन है। या तो अगर ऑक्सीजन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होता है तो क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कहाँ टूट जाता है? डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी में। और ये दोनों जो स्टेप है, ये जो है ये दोनों स्टेप जो है आपको इसमें, इसको कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है सही से, अच्छे से, कि क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। इस पर ध्यान रखना है कि तीनों केस में हम देख रहे हैं कि एनर्जी मिल रहा है, तीनों केस में एनर्जी मिल रहा है। सिर्फ एक स्टेप है, 2 स्टेप ऐसा है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, CO2 और CO2। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे इस कंडीशन में हमें अल्कोहल मिल रहा है, इथेनॉल, और यहाँ पे जो है मसल्स के अंदर में लैक्टिक एसिड मिल रहा है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा होता है रेस्पिरेशन, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये कहाँ होता है? मसल्स के अंदर में होता है। तो ये थी रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के अंदर में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले इसको आप नोट कर ले अच्छे से। हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के अंदर में रेस्पिरेशन का तरीका। रेस्पिरेशन इन ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है वो एक अलग अलग चीज है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ब्रीथिंग जो है
ब्रीथिंग जो है एक टाइप का एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रीथिंग क्या है, पहले ये समझ लिया, ब्रीथिंग क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इनहेल और एक्सहेल को ही हम लोग जो है ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन के अंदर में जो है ना, रिस्पायरेशन में ये चीज नहीं होता है। रिस्पायरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सबसे पहले तो रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल के अंदर में होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई एनर्जी नहीं दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है, नो एनर्जी गेन। अगर मैं यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस की बात करूँ तो बायोकेमिकल प्रोसेस में हमें एनर्जी देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है लंग्स में पहुंचता है, लंग्स के बाद अल्वेली, लंग्स के अंदर में अल्वेली के पास आता है और अल्वेली के पास जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है और सारे सेल के पास चला जाता है। और सेल के में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है और साथ में हमें एनर्जी रिलीज मिलता है, एनर्जी रिलीज होता था। क्या यहाँ पे लिख लेंगे कि एनर्जी ऑब्टेन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलता है। तो ये चीज क्या हो रहा है कि हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और उस ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। और कहाँ पे उस ऑक्सीजन को ले जाते हैं, सेल के अंदर में, ब्लड के थ्रू। तो इसलिए हम लोग इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये होता है कहाँ पे, सेल के अंदर में, तो इसलिए इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये चीज है। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर में डिफरेंसेस आप समझ गए क्या है डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग रेस्पिरेशन जब पढ़ रहे होते हैं ह्यूमन के अंदर में, तो हाँ ये कह सकते हैं कि आप ब्रीथिंग जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ना। दोनों है अलग अलग चीज। ब्रीथिंग सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। अब लंग्स में कैसे जाता है उसका जो स्टेप होता है, सबसे पहले क्या होता है कि एयर जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है, उसके बाद नसल चैम्बर में पहुंचता है, नसल चैम्बर होकर ये चला जाता है कहाँ, फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए, है ना। यहाँ पे फूड भी आता है और एयर भी आता है और यहाँ से डिवाइड हो जाता है। फूड जो है वो चला जाता है ऑसोफेगस में और जो एयर है वो चला आता है ट्रैकिया में, ठीक है, लैरिंग्स में। तो इसके बाद जो है अगला स्टेप है लैरिंग्स। उसके बाद जो है एयर कहाँ पहुंचता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद जो है पहुंच जाता है ट्रैकिया में। उसके बाद फिर जो है ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है ब्रोंकियाई में। तो ये कर लिख सकते हो कि ट्रैकिया जो है उसके बाद ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई जो है फिर फर्दर डेवलप करता है, डिवाइड करता है। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो प्राइमरी ब्रोंकियाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकियाई से चला जाता है सेकेंडरी ब्रोंकियाई में। फिर जो है सेकेंडरी ब्रोंकियाई से टर्शियरी ब्रोंकियाई में चला जाता है। फिर टर्शियरी ब्रोंकियाई से जो है एयर कहाँ चलाता है, ब्रोंक्यूल्स में। फिर ब्रोंक्यूल से कहाँ पहुंच जाता है, अल्वेओली, ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है। और मेनली ऑक्सीजन को यहाँ पहुंचाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉस्ट्रिल के थ्रू, जो हमारे पास दो नॉस्ट्रिल होते हैं यहाँ, इसके थ्रू ऑक्सीजन जो है अंदर चला जाता है, एयर जो है अंदर जाता है। उसके बाद नसल चैम्बर में जाता है। उसके बाद जो है फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में पहुंचता है। लैरिंग्स से ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी ब्रोंकिया और टर्शियरी ब्रोंकिया में पहुंचता है। लास्ट में ब्रोंक्यूल्स में पहुंचता है। उसके बाद जो है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर में, जो इंड पार्ट होता है, लास्ट वाला पोर्शन होता है अल्वेओली, वहां पहुंच जाता है। और ये एक्चुअल जो है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड से। तो यहाँ पे जो है एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इससे पहले वाला जितना भी पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है एक कंडक्टिंग पार्ट है, जो कंडक्ट करता है। क्या करता है, एयर को कंडक्ट करता है, कंडक्ट करके जो है यहाँ तक लेकर आता है। उसके बाद यहाँ के बाद जैसे ही अल्वेओली में पहुंचता है, अल्वेओली में जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये हमने रास्ता देख लिया।
अब हम लोग अच्छे से एक्चुअल में देखते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, फिर आगे हम लोग समझते हैं। हम लोग ने पैसेज को देखा था कि कैसे कैसे जो है एयर इंटर करता है नॉस्ट्रिल से नसल चैम्बर में, नसल चैम्बर से कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई से जो है डिवाइड होकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियाई में, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जा रहा था, उसके बाद लास्ट में एल्वेओली में। एल्वेओली के अंदर में एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा नॉस्ट्रिल है और नॉस्ट्रिल के थ्रू पहुंच जा रहा है कहाँ, नसल चैम्बर में, नसल चैम्बर से कहाँ आया और फेरिंग्स के अंदर में, फेरिंग्स से जो है ये पहुंच जा रहा है कहाँ, मान लो ये नॉस्ट्रिल है, ठीक है, नॉस्ट्रिल, इसके थ्रू एयर इंटर करता है, नसल चैम्बर है, नसल चैम्बर के बाद आगे आपको फेरिंग्स, फेरिंग्स जो क्या है, एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, इसके लिए फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। उसके बाद इस फेरिंग्स के बाद जो है डिवाइड हो जाता है, जो खाना जो है ऑसो फूड जो होता है वो ऑसोफेगस के अंदर में चला जाता है और एयर जो है वो लैरिंग्स के अंदर में हो जाता है। जैसे अगर मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ सही से, इसी तरह ये मान लेते हैं कि ये एक लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स का पिक्चर है, समझने के लिए आप समझ लें। तो सबसे पहले जो है एयर जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू नसल चैम्बर में जाता है, नसल चैम्बर के बाद जो है ये पहुंच जाता है फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स के बाद जो है फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहाँ पे जो है माउथ के थ्रू हम लोग जब खाना लेते हैं, जैसे ये माउथ है मान लो, माउथ के थ्रू खाना लेते हैं, ये खाना भी फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊँ इसको, यहाँ का पोर्शन को जूम करके, फेरिंग्स और लैरिंग्स का, तो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लो कि कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में क्या हो रहा है कि फूड और एयर दोनों इंटर कर रहा है, जो माउथ से भी आ रहा है फूड, माउथ से फूड आ रहा है और नॉस्ट्रिल से एयर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड है वो डिवाइड हो जाता है, वो फूड इंटर इस साइड आ जाता है, फूड कहाँ आ जाता है, ऑसोफेगस के अंदर में आ जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है, फूड आ जाता है ऑसोफेगस, ये मान लो ऑसोफेगस है, ये ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस के अंदर आ जाता है और एयर जो है वो इंटर कर जाता है इसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर आ जाता है, उसके थ्रू ट्रैके के थ्रू जो है लंग्स में पहुंच जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। और ये जो लैरिंग्स है, ये इसका जो ग्लोटिस है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर एक, इसको समझना कवर करने के लिए होता है, ताकि जो फूड जो है वो इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर में ना पहुंच पाए। तो इस कवर को बोलते हैं एपीग्लोटिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। इसको, इसका जो ओपनिंग है इसको जो है कवर करता है ताकि फूड जो है लैरिंग्स के अंदर में ना पहुंचे। तो फूड जो है कहाँ चला जाता है, यहाँ से इस फेरिंग्स वाले एरिया से ऑसोफेगस के अंदर चला जाता है और जो है एयर जो है वो चला जाता है लैरिंग्स होकर लंग्स के अंदर में पहुंच जाता है यहाँ से। तो यहाँ वाला पोर्शन को हमने यहाँ पे बताया, समझाया जूम करके, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे डिवाइड होता है। तो फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है। उसके बाद जो है यहाँ के बाद जो है क्या आता है, लैरिंग्स में आता है, मान लो ये पोर्शन लैरिंग्स है, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया शुरू हो जाता है, ठीक है, ट्रैकिया शुरू हो जाता है। ट्रैकिया पे जो है कार्टिलेजिनियस रिंग रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनियस रिंग मौजूद होता है ताकि इसको कोलैप्स नहीं होने दे, ठीक है, इस तरह से। सेम इसी तरह सेम इस साइड भी होता है। तो एक साइड से ही हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले कहाँ आया, नोस्ट्रिल से एयर जो है कहाँ पहुंचता है, नसल चैम्बर में, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं नसल चैम्बर, नसल चैम्बर, ठीक है। और नसल चैम्बर में जो है क्या होता है कि हेयर मौजूद होता है और मकस मौजूद होता है, वो क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, एयर को क्या करता है,
प्यूरिफाई करता है। उसके बाद जो है नोस्ट्रिल होता है, उसके बाद नसल चैम्बर के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, उसके बाद ब्रोंकिया। ये जो है ये सारा पार्ट कंडक्टिंग का पार्ट है, कंडक्शन का पार्ट करता है, ऑक्सीजन कंडक्टिंग करता है। लास्ट में जो एयर इंटर करता है एल्वेलाई के अंदर में। तो सबसे पहले ये यहाँ आया, यहाँ आया, एल्वेली के अंदर में पहुंच गया। इसको कहेंगे, मान लो यहाँ पे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद कहाँ पहुंच गया, ब्रोंकिया में। इसको कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकिया है, यहां से डिवाइड करना शुरू हो गया, इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकिया है। ठीक है, उसके बाद फर्दर डिवीजन हुआ, इसको कहेंगे टर्शियरी ब्रोंकिया है। ठीक है, ये है। उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है, एल्वेलाई के अंदर में। एल्वेलाई के अंदर में एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो यहाँ पे आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो इंड पार्ट है इसी को कहते हैं एल्वेलाई। और ये जो है गैसियस एक्सचेंज होता है एक्चुअल में यहाँ पर। इसके अराउंड जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या होता है कि सारे बॉडी से जो है, सारे बॉडी के हर पार्ट से ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लाता है, और उस ब्लड को एल्वेलाई के अंदर में पहुंचा देता है। और एल्वेलाई में जो बाहर से एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आया होगा एयर के साथ, वो ऑक्सीजन को ब्लड जो है ले लेता है, और उस फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। कुछ इस तरह से होता है। जैसे इस एल्वेलाई को अगर मैं जूम करके बताऊं, जैसे मान लो ये एल्वेलाई है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को, ये एल्वेलाई को मैंने जूम कर लिया, और ये है ब्लड वेसल्स। मान लो यहाँ से ब्लड वेसल्स क्रॉस करता है, तो क्या होता है कि जैसे ही एयर यहाँ एल्वेलाई के अंदर में आता है, ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होता है, एटमॉस्फेयर से जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। ऑक्सीजन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर से पूरे बॉडी के हर पार्ट से लेकर आता है, वो चला जाता है एल्वेलाई में। और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सेल करने, जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर चला जाता है। ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। अब सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन जो है ये अपने मन से तो नहीं ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, तो इसके पास इसको अट्रैक्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को खींचने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है इसके पास। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स समझने के लिए कह सकते हो, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, कैरी करता है, और फिर जो है पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के पास, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन। ये आयरन जो होता है ना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के पास, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के पास 4 आयरन मौजूद होता है, और 4 आयरन मौजूद होता है। तो 4 आयरन जो है, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स जो है, 4 आयरन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को के साथ बाइंड करता है। और एक कह सकते हैं यहाँ पे कि एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन। और ब्लड में बहुत सारे हेमोग्लोबिन होंगे, और सारे हेमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और इस तरह बहुत सारे ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसको समझना है, इस तरह से एक्सचेंज होता है यहाँ पर। तो ये थी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के। सबसे पहले एयर जो है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कहाँ गया, नसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स के पास से डिवाइड होता है। फूड अगर होता है तो मान लो माउथ के थ्रू फूड आया तो वो चला जाता है कहाँ, ओसोफेगस में, और अगर एयर होगा तो वो लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से डिवाइड होता चला जाता है। और लास्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हमें मेन समझना होता है, एल्वेलाई में जाता है। एल्वेलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ये सारी चीज़ें। चलिए आप इससे पहले अच्छे से नोट कर ले। अगर मान ले कि हम लोग जब सांस लेते हैं, तो हमारा जो रिब्स है, रिब्स जो है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। जब हम लोग व्हेन वी ब्रेथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो रिब्स जो है, रिब्स लिफ्ट अप एंड डायफ्राम गेट फ्लैट। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो रिब्स जो है हमारा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, कुछ इस तरह से। जब लंग्स होता है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डायफ्राम होता है कुछ इस तरह से, डायफ्राम होता है कुछ इस तरह से। मान लो ये लंग्स है, और ये जो है, ये वाला पार्ट जो है ये डायफ्राम है। तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है कुछ इस तरह से हो जाता है, कह सकते हो कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाता है। पहले ऐसे था, है ना, डोम शेप्ड, अब जो है फ्लैट हो गया। तो कह सकते हैं हम कि इस
इस कंडीशन में वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ, है ना, ये एक्स्ट्रा मिल गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम था, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। और वॉल्यूम ज़्यादा कम था यहाँ पे, तो प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, जब ब्रीथिंग करते हैं, तो क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर जो है घट जाता है, प्रेशर घट जाता है, तो एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में जो है एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ऑक्सीजन जो है या एयर कह सकते हो, एयर जो है वो लंग्स के अंदर चला आता है, क्योंकि बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होता है और यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो बाहर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करता है, तो बाहर से एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में चला आता है, और जब लंग्स में आता है तो वो सीधा कहाँ चला आता है, अल्वेलाई में, और अल्वेलाई से क्या होता है, एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है, और गैसेस एक्सचेंज होता है जो हमारा मकसद होता है एक्चुअली में रेस्पिरेशन में, कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर में आ जाता है, और ब्लड के अंदर में जो सारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो अल्वेलाई के अंदर चला जाता है, और अल्वेलाई से फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर दिया जाता है। तो ये सारा खेल है रेस्पिरेशन का, हम लोगों ने देखा। अब आगे बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले अच्छे से। तो जैसा कि हम लोग रेस्पिरेशन देखा था, है ना, सबसे पहले न्यूट्रिशन देखा था, उसके बाद रेस्पिरेशन देखा था, अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर में, उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड, हार्मोन, ये सारी चीज़ की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, ताकि अच्छे ढंग से वो काम कर पाए, फॉर बेटर फंक्शनिंग इसको जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो उसी ट्रांसपोर्ट के लिए जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट need to be transport to all living cells। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उसके पास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ते हैं। और उसमें क्या क्या आता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पहुंचाना होता है, ब्लड, लिम्फ, हार्मोन, ये सारी चीजें, ये सबको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक। अगर मैं बात करूं और ये सारी चीज को जो है अंजाम देता है, उसी को कहते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है सिस्टम डेवलप किया होता है, सबका एक अलग अलग मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट करने का। ह्यूमन के केस में जो है हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, और वो किसके थ्रू होता है, हार्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, हार्ट के थ्रू होता है, ठीक है, हार्ट के थ्रू। हार्ट क्या है, हार्ट एक मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है ना, जो कि कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मेजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है और कार्डियक मसल्स का बना होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो हार्ट की ये बात है। और हार्ट के जो बाहर होता है, तो वो डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है मौजूद, उसको उसकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, डबल wall membrane surrounding the heart, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो हार्ट के थ्रू जो है ब्लड को या जितने भी न्यूट्रिएंट हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है पूरे बॉडी के अंदर में। ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड जो है दो टाइप का होता है, एक प्लाज्मा, है ना, लिक्विड फॉर्म में, उसका दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें, ठीक। तो हार्ट के अंदर में जो है, हार्ट के अंदर में अलग अलग चैम्बर मौजूद होता है, ताकि जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो जाए, ठीक है।
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे बॉडी से हार्ट के अंदर में आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्यूरिफाई होकर लंग से हार्ट में आता है। तो दोनों ब्लड हार्ट में पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लंग से हार्ट में आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जो है पूरे बॉडी से जो है हार्ट में आता है। तो इसीलिए अलग अलग चैम्बर मौजूद होते हैं ताकि वो दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैमल के अंदर, ह्यूमन की बात करें जो एक मैमल के अंदर में आता है, तो सारे मैमल के अंदर में 4 चैम्बर हार्ट होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, फिश के अंदर में, फिशेस के अंदर में 2 चैम्बर हार्ट होता है। और अगर मैं बात करूं एम्फीबिया की तो इसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। अगर मैं बात करूं रेप्टिलिया की तो इसके अंदर भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़कर इसके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं बर्ड की, जितने भी बर्ड है उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। जितने भी मैमल हैं उन सब में 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें हम लोग भी आता है, मैमल में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ह्यूमन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और जिसके पास क्या है, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। 4 चैम्बर में अगर मैं बात करूं तो 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, 2 एट्रिया। अगर 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, अगर मान लो दो चैम्बर है, तो एक तो एट्रिया होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा। एक एट्रिया और दूसरा वेंट्रिकल होगा। अगर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, 3 चैम्बर, तो 2 तो एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा, ये याद रखना है आपको। अगर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, 4 चैम्बर, ठीक है, 3 चैम्बर देख लिया, 4 चैम्बर अगर प्रेजेंट है तो या तो क्या, 2 चैम्बर, 2 जो है वो एट्रिया होगा ऊपर में और 2 नीचे वेंट्रिकल होगा। ठीक है, ये बात है। तो मैंने ये कहा कि हार्ट के पास अलग अलग चैम्बर होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। इसको बचाने के लिए जो है अलग अलग चैम्बर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हार्ट काम करती है, कैसे कहाँ ब्लड कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लें, फिर आगे लिखते हैं हम। अब देखते हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन के अंदर में सर्कुलेशन ठीक है, ह्यूमन के अंदर में सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, एक जो है ऐसे सिंपल फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले हार्ट बनाते हैं जिसमें 4 चैम्बर शो कराते हैं। सबसे पहले 4 चैम्बर, ये हार्ट है मान लो, 4 चैम्बर है। ये है राइट एट्रिया, मान लेते हैं ये है राइट एट्रिया, और ये है लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हुआ आपका हार्ट। ठीक है, लाइट वर्जन ऑफ हार्ट हुआ। ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं लंग्स। ये मान लो हमारा लंग्स हुआ, ये हो गया लंग्स। समझने के लिए है, ऐसे लंग्स बनाया था रेस्पिरेशन में, यहाँ पे मान लेते हैं ये लंग्स है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि बॉडी है। ठीक है, ये मान लो बॉडी पार्ट है। ठीक है, ये है बॉडी पार्ट। तो बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी से बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रिया में। कहाँ जाता है, राइट एट्रिया में। इस तरह से राइट एट्रिया में इंटर करता है, और राइट एट्रिया में जाकर ये राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से सीधा ये लंग्स में पहुंच जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। जो हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाता है, सीधे लंग्स में, सॉरी हार्ट में प्रेजेंट होता है। हार्ट में कहाँ, राइट एट्रिया। कौन सा चैम्बर में, राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। यहाँ पे जो है एक वाल्व लगे होते हैं जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, ताकि जो राइट वेंट्रिकल से हो जाए राइट एट्रिया में ना चला जाए ब्लड वापस। तो इसलिए यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है ताकि बैक फ्लो को रोकता है। इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह
यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है बैक फ्लो को रोकता है। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये सारी चीजें। तो राइट एट्रिया से कहाँ जाता है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पहुंच जाता है लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि लंग्स ही तो प्यूरिफाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। तो लंग्स से जो है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर ये पहुंच जाता है लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में पहुंच जाता है। ठीक, और फिर लेफ्ट एट्रिया से ये चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वापस बॉडी में। तो कहानी क्या हुआ कुल मिला के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के अंदर गया, हार्ट से जो है राइट एट्रिया के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आया, इसके थ्रू लंग्स में चला गया प्यूरिफिकेशन के लिए। ब्लड का प्यूरिफिकेशन यहाँ हुआ लंग्स के अंदर में, और लंग्स से फिर चला आया प्यूरिफाई होकर ब्लड कहाँ, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और यहाँ से फिर वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यूज होने के लिए कहाँ चला गया, पूरे बॉडी पार्ट में यहाँ से। तो ये जो पार्ट है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है और वेन, ठीक है, क्या काम करता है, और दो वेन काम करता है, आर्टरी और वेन। ठीक है, आर्टरी जो है क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये याद रखना है आपको। और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और डीऑक्सीजन ब्लड को कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक, तो ये याद रखना कि आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, क्योंकि ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसी तरह यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को छोड़कर ये क्या करता है, वेन है तो अब इसको क्या करना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो बॉडी के अंदर से, बॉडी से जो है हार्ट के अंदर में जो वेन ले जाती है ब्लड को, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, वेना कावा। ठीक है, ये लार्ज हॉलो वेन होता है, लार्ज हॉलो वेन होता है, इसलिए इसको वेना कावा कह देते हैं, लार्ज हॉलो वेन। ठीक है, ये जो है वेना कावा क्या करता है, बॉडी से जो है ब्लड कहाँ पहुंचाता है, राइट एट्रिया के अंदर में। अब जो है राइट एट्रिया के अंदर में एक्चुअली क्या होता है कि दो लार्ज वेन जो है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, दोनों राइट एट्रिया में ओपन होता है। सुपीरियर वेना कावा जो है वो ऊपर वाला, बॉडी के ऊपर वाला पोर्शन, जैसे ब्रेन हुआ, नेक हुआ, चेस्ट हुआ, ये सबसे जो है ब्लड को राइट एट्रिया में लाता है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर जब हार्ट का आप देखेंगे तो एट्रिया के अंदर में दो वेन ओपन होता है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सुपीरियर वेना कावा दो टाइप का होता है, सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा, दोनों यहाँ ओपन होता है राइट एट्रिया में। एक्चुअल में सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे तो मैं लाइट वर्जन हार्ट का ड्रॉ किया हूँ, इसलिए यहाँ पे अच्छा से दिखा नहीं पाएंगे, तो समझने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो सुपीरियर वेना कावा क्या है, सुपीरियर वेना कावा जो है ये क्या करता है, नेक हुआ या ब्रेन कह सकते हो, ऊपर वाला पोर्शन जितना भी है बॉडी का, चेस्ट है, ये सबसे ब्लड जो है कैरी करके राइट एट्रिया में लेकर जाता है। अगर मैं बात करूं इंफीरियर वेना कावा की, इंफीरियर वेना कावा, तो ये नीचे वाला रीजन, जैसे लेग हुआ, फीट हुआ, है ना, एब्डोमेन हुआ, ये सबसे जो है ब्लड को नीचे वाला पोर्शन, बॉडी के नीचे वाला पोर्शन से जो है बॉडी को कहाँ ले जाता है, बॉडी से नीचे वाला बॉडी पार्ट से जो है राइट एट्रिया में ब्लड को ले जाता है। अब जो है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पहले एरो दिखा देते हैं, यहाँ इसके थ्रू यहाँ गया, फिर यहाँ आता ब्लड, फिर यहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। अब जब लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए ले जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा वेसल ले जाएगा, इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा था कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जबकि अभी तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हुआ, यहाँ से अभी हार्ट में ही है, हार्ट राइट वेंट्रिकल से आया, तो अभी भी तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। तो ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए कि वेन को कैरी करना, लेकिन ये आर्टरी कैरी कर रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला था। तो ये है एक पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, सॉरी लंग्स में जा रहा है। और पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स के लिए यूज होता है बायोलॉजी के अंदर में, मेडिकल साइंस के अंदर में पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज होता है। तो ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, इसलिए बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब जो है लंग्स में जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो ये ब्लड जो है कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट एट्रिया में, हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में। और ये कौन ले जाएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये ले जाएगा। जबकि यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई हो गया, तो प्यूरिफाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, आर्टरी, है ना, आर्टरी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वेन। तो इसलिए इसको पल्मोनरी वेन को एक्सेप्शन में डाला था, पल्मोनरी वेन को। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन। और नाम पल्मोनरी इसलिए कि लंग से जा रहा है हार्ट में, इसलिए पल्मोनरी वेन कहते हैं। अब ये हार्ट से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में चला जाता है। ये वाला जो वेसल्स है इसको बोलते हैं आर्टरी, या कह सकते हो ये लार्ज आर्टरी होता है, इसलिए इसको हम लोग ऑर्टा भी कहते हैं, ऑर्टा, है ना, ऑर्टा। ये लार्जेस्ट आर्टरी है, और ये जो है ना थिक भी है, बहुत ज्यादा थिक इसलिए है, ये जो आर्टरी है ऑर्टा, ये बहुत ही थिक है। थिक इसलिए है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड को पंप करना होता है, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी में। ये सब जो वेसल्स है इनसे ज्यादा थिक होता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा प्रेशर होता है इस वेसल में, इसलिए इसको थिक होना जरूरी है, नहीं तो ब्लड वेसल जो है ये फट जाएगी। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना होता है, इसलिए इसको थिक होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि कैसे सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हार्ट के अंदर में जो है ना ब्लड दो बार जा रहा है, एक बॉडी से हार्ट में जा रहा है, फिर हार्ट से जो है ब्लड कहाँ गया, लंग से, और लंग से फिर हार्ट में आया। तो दो बार ब्लड जो है एक कार्डियक साइकिल में दो बार ब्लड जो है हार्ट में मौजूद आया, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन के अंदर में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, याद रखना है आपको, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में दो बार ब्लड पहुंचता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार कहाँ, लंग से हार्ट में आता है, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा जो है बॉडी से हार्ट में जाता है, तो क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो बार सर्कुलेशन होता है, इसलिए कहते हैं डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन के अंदर में। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये था सर्कुलेशन इन ह्यूमन। हमने देखा कि ब्लड जो है कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी चीजें हमने देखा। जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से जो है हार्ट में जाता है, हार्ट से जो है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाता है, लंग्स में जो है एक्चुअली में प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, और जो है प्यूरिफाई होकर लंग से सीधा हार्ट में जाता है फिर वापस, और फिर लंग से जो है पूरी बॉडी में जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये एक पंपिंग सिस्टम एक तरह से, हार्ट जो है ये पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर में। तो इसलिए इसको कहते हैं पंप ऑफ द बॉडी कह सकते हो, मोटर ऑफ द बॉडी। ये जो है पूरे बॉडी में जो है एक पाइप के थ्रू समझ सकते हो, पाइप के थ्रू जो है पूरे में बॉडी को फैला। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जो है हम लोग ने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमने लीफ के अंदर में फूड प्रिपेयर किया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उसको पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है, क्योंकि सारे जो प्लांट है उसके सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, है ना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी पढ़ेंगे, इसको पहले आप नोट कर लें। शुरू करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, सबसे पहले तो प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है वाटर को, मिनरल्स को और फूड को, जो हमने प्रिपेयर कराया था वहां का लीव्स के अंदर में। तो ये दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल का, ये इंडिपेंडेंट होता है। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर में, ठीक है। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमने बनाया था, कह सकते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, है ना।
इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ता है। और ये दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है ये इंडिपेंडेंट है, एक अलग अलग वे है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर मैं बात करूं वाटर एंड मिनरल का, तो ये जो है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम करता है, ठीक है। और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, वो करता है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम करता है और इसका जाइलम करता है। ये जो है बाई फ्लोएम जो है ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि फूड को जो है एक से ज्यादा डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करने की या ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और यहीं पे वाटर या मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, जो जाइलम करता है, यूनी डायरेक्शन होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लांट है एक, ठीक है, ये प्लांट है। तो जब सॉइल के अंदर से जो वाटर रूट में जाता है, रूट से जो है कहाँ होता है, जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, लीफ तक जाता है, स्टेम तक जाता है, सारे प्लांट में जाता है। तो ये एक यूनी डायरेक्शनल है, सीधा ऊपर जाता है। जब हम लोग लीफ में, मान लो कि ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ के अंदर में जो फूड का प्रिपरेशन कराया था ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, जब वो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है फ्लोएम के थ्रू, तो वो तो नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, हर प्लांट के हर पार्ट में ले जाता है, क्योंकि प्लांट के हर सेल को जो है एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए जो है फ्लोएम जो है हर डायरेक्शनल में जो है ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसलिए जो है यहाँ पे हमने लिखा फ्लोएम जो है एक बाई डायरेक्शनल काम करता है, और जो है जाइलम जो है यूनी डायरेक्शनल है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जाइलम का देखते हैं कि जाइलम कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लांट है, ठीक है, ये लीव्स है। तो सॉइल के अंदर में क्या होता है कि आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। और इस आयंस का एक्टिवली जो है रूट हेयर में ट्रांसफर होता है। एक्टिवली मतलब कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी देकर आयन जो है रूट हेयर में चला जाता है, और रूट हेयर के थ्रू जो है वो चला जाता है रूट हेयर के जाइलम में, और जाइलम के थ्रू जो है आयन जो है रूट सॉइल से जो है पूरे इसमें कहाँ प्लांट में जो है चला जाता है। तो यहाँ पे जो है एक आयन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक। इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो है ऑस्मोसिस होता है वाटर का, ये आयन जो है क्या हो जाता है सॉइल के अंदर में कम होता है और रूट में ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि पानी जो है क्या होता है कि सॉइल से रूट में चला जाता है, वाटर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रूट टू फ्रॉम सॉइल टू रूट। तो वाटर क्या करता है, सॉइल से रूट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे वाटर जब सॉइल से रूट हेयर से जाइलम में चला जाता है, तो अब जो है यहाँ पे एक चैन बन जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश करता है, और इस तरह से जो है वाटर जो है प्लांट में चला जाता है। हर जगह प्लांट के लीव्स में, प्लांट के स्टेम में, प्लांट के हर जगह जो है वाटर चला जाता है। और वाटर इसलिए जाता है क्योंकि वाटर का जरूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के थ्रू, एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू आता है, और रूट से जो है सॉइल से जो है वाटर चला जाता है ऊपर, और लास्ट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। तो वाटर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसी फोर्स की वजह से जो है, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। अभी जो हमने बताया था कि सॉइल से जो है एक यहाँ पे जो एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे सॉइल से जो है वाटर रूट की तरफ जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग रूट प्रेशर, है ना। वाटर एक्चुअल में बहुत सारी थ्योरी है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर में, कौन सा फोर्स एक्ट करता है। तो इसमें जो है एक्चुअली में अभी जो हमने बताया था इसको बोला था ये जो है एक रूट प्रेशर एक ऑस्मोटिक प्रेशर है जो ऑस्मोसिस से क्रिएट होता है। जैसे वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये एक टाइप का ऑस्मोसिस से क्रिएट होता है। और रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रेशर देता है, मतलब पुश करता है, और वाटर को ऊपर की तरफ पहुंचाता है। तो क्या सिर्फ ये रूट प्रेशर की वजह से वाटर जो है जितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके लीव्स स्टेम तक पहुंचा सकता है, सिर्फ ये रूट प्रेशर काम कर सकता है? लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ रूट प्रेशर की वजह से
वाटर जो है सॉइल से बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको हेल्प करने के लिए दूसरा प्रेशर काम करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पुल। दूसरा फोर्स काम करता है वो है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल कैसे होता है? जैसे हम लोग ने देखा था कि लीफ के अंदर में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि लीफ के अंदर में बहुत सारे वाटर मौजूद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है एटमॉस्फेयर से, और क्लोरोफिल पे क्या होता है, क्लोरोफिल की मदद से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और एक्चुअल में जो वाटर होते हैं, तो लगभग वाटर जितना मौजूद होता है उसका 1% ही यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। लगभग 1% ही जो है फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, बाकी जो है लगभग जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो लीफ से जो है वाटर जो है इवेपोरेट होकर बाहर चला जाता है, तो उसी को पूरा करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचता है, फिर वो अगले अगले खींचता है, इस तरह से एक सक्शन क्रिएट करता है, इस तरह से एक सक्शन क्रिएट करता है, वो इसको खींचता है, इस तरह से खींचता है। इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसपायरेशन पुल जो है रूट प्रेशर को हेल्प करता है वाटर को लंबे लंबे डिस्टेंस तक पहुंचाने में। तो ये दोनों प्रेशर जो है, ये दोनों प्रेशर कह सकते हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल, ये दोनों एक साथ काम करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ये चीज अभी इतना समझने के लिए काफी है, इसमें बहुत सारी बात है, ट्रांसपायरेशन पुल और कैसे काम करता है एक्चुअल में, रूट प्रेशर, बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है कि रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल दोनों जो है साथ में जो है काम करता है वाटर को बहुत हाई डिस्टेंस पे पहुंचाने के लिए। अकेला एक या तो ट्रांसपायरेशन पुल हो चाहे रूट प्रेशर हो, दोनों अकेले नहीं पहुंचा सकता है ये चीजें। अब सवाल ये है कि रूट प्रेशर, ये जो ट्रांसपायरेशन पुल है, ये तो नाइट में काम नहीं करेगा, क्योंकि नाइट में जो है इन नाइट सनलाइट तो होता नहीं है, सनलाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो एस्टोमेटा क्लोज होता है। एस्टोमेटा क्लोज होता है, एस्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है। एस्टोमेटा क्लोज होता है तो इवोपरेशन होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो पुल है ये क्रिएट ही होता है इवोपरेशन की वजह से, क्रिएट ड्यू टू इवोपरेशन। तो इवेपोरेशन अगर हुआ ही नहीं तो फिर ट्रांसपायरेशन पुल आएगा ही नहीं, ट्रांसपायरेशन पुल नहीं हुआ, तो इसलिए इन नाइट के समय में रूट प्रेशर डोमिनेट करता है, रूट प्रेशर अकेले काम करता है, और डे के टाइम में ट्रांसपायरेशन पुल ये डोमिनेट करता है, ये फोर्स काम करता है, ये सारी चीजें। तो समझ ले अच्छा से कि नाइट में जो है एस्टोमेटा क्लोज होता है, एस्टोमेटा क्लोज होता है तो इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होता तो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट नहीं होगा, तो इन नाइट रूट प्रेशर अकेले काम करता है, और इन कह सकते हो इन डे ट्रांसपायरेशन पुल डोमिनेट करता है, रूट प्रेशर का इफेक्ट कम होता है, ये सारी चीजें। तो ये था वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बाई डायरेक्शनल में, ठीक है, इसे नोट कर लें आप। हम लोग देखते हैं कि फ्लोएम जो है वो फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम लोग ने देखा था जाइलम का जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है इन यूनी डायरेक्शनल। तो फ्लोएम जो है क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमने फूड बनाया था उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो फ्लेम ट्रांसपोर्ट फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, अदर पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। इसी चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ये होता है कैसे, कहाँ? बाय डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, इसलिए कहते हैं बाय डायरेक्शन में, ठीक है। ये सारी चीजें। अब जो है फूड जो है जो हमने प्रिपेयर करा था लीव्स के अंदर में, वो कौन सा करा था? ग्लूकोज। इसको जो है इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में। यह है मोनोसेक्राइड और यह है डाइसेक्राइड। सुक्रोज क्या है? तो मोनोसेक्राइड से इसे डाइसेक्राइड में जो है कन्वर्ट करना होता है सुक्रोज में। अब ये सुक्रोज मॉलिक्यूल्स का जो है
ट्रांसफर होता है एक्चुअल में। कैसे होता है? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि फ्लोएम में जो है फ्लोएम जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जाइलम भी जो है 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते थे, वेसल्स, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम जो है ये भी जो है 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन? स्वीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो एक्चुअल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सीव ट्यूब के थ्रू होता है ना। एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सीव ट्यूब के थ्रू होता है। और ये जो है याद रखना हमेशा कि सीव ट्यूब के पास जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, ये याद रखना। तो और न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसीलिए कंपेनियन सेल उसके एडजेसेंट में लगे होते हैं, उसके साथ होता है, ताकि उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए। तो कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो सारा इसको कंट्रोल करता है। जैसे मान लो मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर स्वीप ट्यूब, यह है स्वीप ट्यूब, ठीक है। इसके साथ लगे होते हैं कंपेनियन सेल, ये है कंपेनियन सेल, इसके पास न्यूक्लियस होता है। स्वीप ट्यूब के पास कंपेनियन से न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सारा जो कंट्रोलिंग होता है वो स्वीप ट्यूब का कंपेनियन सेल करता है, ठीक है। ये है स्वीप ट्यूब और ये है कंपेनियन सेल, ठीक है। तो जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है जिसका ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसको, जैसे मान लो सुक्रोज मॉलिक्यूल, ये सुक्रोज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सुक्रोज, इसका जो ट्रांसफर होता है पहली बात तो एक्टिवली होता है, एक्टिवली और पैसिवली कहते हैं। पैसिव, जब कोई भी चीज पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंसंट्रेशन की वजह से होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ये सारी चीजें। एक्टिवली जब होता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विदाउट एनर्जी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है कंपेनियन सेल में एक्टिवली जो है कंपेनियन सेल में इंटर करता है और ये कंपेनियन सेल से ये चलाता है स्वीप ट्यूब में, ठीक है। जैसे ही सुक्रोज स्वीप ट्यूब में आता है यहाँ पे एक हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। इस हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से जो इसके साथ बराबर में जो है जो जाइलम होता है, उस जाइलम से जो है वाटर यहाँ चला आता है, वाटर यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाता है और वाटर फ्लो होता है तो यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स यहाँ आया था वो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जाने लगता है और यहाँ कहाँ पहुंच जाता है जो है नीचे पहुंचने के बाद ये जो जहाँ पे लोडिंग होता है, जैसे सुक्रोज यहाँ पे क्या हुआ कि कंपेनियन सेल में जब लोड हुआ, इसको बोलते हैं जहाँ पे लोडिंग होता है उस एरिया को बोलते हैं सोर्स। इसलिए कि यहाँ पे जो है जो मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, सुक्रोज कह सकते हैं, उसका प्रिपरेशन हुआ है यहाँ पे, लीव्स के पास प्रिपरेशन हुआ। तो जहाँ पे बनता है उस जगह को बोलते हैं सोर्स। और सोर्स के पास जो होता है वो लोडिंग होता है। क्या होता है? लोडिंग ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कैसे होता है? एक्टिवली होता है, ये याद रखना है। कैसे होता है? एक्टिवली होता है, ये याद रखना है। और जहाँ पे ले जाना होता है उस एरिया को बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं? सिंक होता है, ठीक है। तो और जहाँ पे ले जाना होता है उसको सिंक बोलते हैं और उसको यहाँ पे क्या होता है? अनलोडिंग होती है, अनलोडिंग। अब जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंच गया है स्वीप ट्यूब में, ये जो है कंपेनियन सेल में अनलोड हो जाएगा और इसकी तरफ जो है कहाँ चला जाता है? सिंक में चला जाता है, जहाँ पे जरूरत होती है प्लांट के उस पार्ट में जहाँ पे जरूरत पड़ती है। प्लांट उस हिसाब से हर जगह पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। बाई डायरेक्शनल है ना, ऊपर की तरफ भी ले जाता है, नीचे की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि खाना की जरूरत, फूड की जरूरत, तो एनर्जी की जरूरत प्लांट के हर पार्ट को जरूरत होगा। मान लो यहाँ पे लीव्स है तो नीचे भी जरूरत पड़ेगी, नीचे भी है उसका पार्ट सेल है, ऊपर भी है तो ऊपर भी ले जाना पड़ेगा, नीचे भी ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ वाला पोर्शन को बोलते हैं सोर्स, जहाँ पे लोडिंग होता है, और जहाँ ले जाना होता है उसको बोलते हैं सिंक, या ऊपर ले जाना है तो उसको बोलते हैं सिंक। यहाँ पे अनलोडिंग होता है किसका? सुक्रोज मॉलिक्यूल्स का। तो ये थी ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे एक्सक्रीशन। आप इसे नोट कर ले अच्छे से, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो अब बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं शुरू से कि हमने न्यूट्रिशन देखा था। न्यूट्रिशन में क्या किया था? फूड को प्रिपेयर किया था। उसके बाद जो है उसको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ हमने करा था।
जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब चीज हो गया तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्टफुल प्रोडक्ट है बॉडी का उसको आप बाहर करना है। तो बाहर करना है तो उसके लिए हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन एक्सक्रीट करते हैं। तो ये चीज हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक एक्सक्रीशन एक टाइप का क्या है कि प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड या कह सकते हो, और मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, a process of removal of undigested food or metabolic waste from our body। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन की, तो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक अलग अलग मैकेनिज्म होता है, इसको करने का अलग अलग सिस्टम होता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपली डिफ्यूज करके करता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसके लिए। जैसे ह्यूमन के अंदर में किडनी मौजूद होता है इसके लिए। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट करता है, सिंपल डिफ्यूजन। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, ठीक है, तो इसके पास जो है एक स्पेशल ऑर्गन मौजूद होता है, स्पेशल ऑर्गन मौजूद होता है इसके लिए। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन की बात करूं अगर, तो ह्यूमन के अंदर में हार्ट प्रेजेंट होता है, इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर में किडनी मौजूद होता है, हार्ट नहीं, हार्ट मुंह से निकल गया। तो इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर में इसके लिए क्या होता है? किडनी मौजूद होता है। ठीक है, क्या होता है? बीन शेप किडनी मौजूद होता है ह्यूमन के अंदर में। ठीक, इसके पास जो होता है किडनी, जो है हमारे अंदर जो किडनी है उसके पास पेयर ऑफ किडनी है, दो किडनी होते हैं, और ए पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, और ए यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या क्या होता है? दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, ये ध्यान से रखना है आपको। तो सबसे पहले ये चीज हो गया कि क्या है, एक दो किडनी होता है, पेयर में होता है, यूरेटर भी पेयर में होता है। दो किडनी है तो दो किडनी से दो यूरेटर निकल के आता है, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और जितने भी किडनी है, अगर मैं किडनी ऐसे बनाऊं, अगर मान लो, ठीक है, ये मान लो कुछ इस तरह से होता है, और इस तरह से किडनी मौजूद होता है। ये जो है वेना कावा है, क्या है? वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और ये आर्टरी है, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ठीक है, ये सारी चीजें, और यहीं से जो है आपको दो यूरेटर निकलता हुआ दिखेगा, दो यूरेटर। और कहाँ ये कहाँ ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में। कहाँ ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो है यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक, इसमें जो है मेडुलरी रेज होते हैं, मेडुलरी पिरामिड होता है, और इसी तरह इधर भी होते हैं। और जितने भी किडनी है, हमारे पास दो किडनी है, दोनों किडनी के अंदर में मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट मौजूद होता है। जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन होता है वो इसी के अंदर में होता है, दोनों किडनी के अंदर में होता है। और इसके अंदर करता कौन है? इसके पास जो है ना, ईच किडनी हैज millions of filtration unit, millions of filtration unit called नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद है। नेफ्रॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो एक्चुअल फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर में, तो सोचो कितना फिल्ट्रेशन होता होगा। तो सारे नेफ्रॉन का काम यही है कि फिल्ट्रेशन करना, ठीक। तो ये सारी चीजें आप पहले से नोट कर ले अच्छे से, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो मैंने क्या कहा था कि ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो एक्चुअल जो फिल्ट्रेशन करता है वो नेफ्रॉन ही करता है। क्या करता है? वो नेफ्रॉन ही करता है, नेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये मान लो वेना का हुआ है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। और मान लो दिस इज ऑर्टा, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक। और कहाँ गया? किडनी के अंदर में। कुछ इस टाइप से है समझने के लिए, ठीक। ये है, और यहाँ से जो है यूरेटर निकल के आता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, और ये जो है ओपन होता है कहाँ? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, आउटसाइड, ठीक है। तो ये क्या है? यूरेटर है। तो पेयर ऑफ यूरेटर बताया था, एक यूरेटर दो यूरेटर, ठीक है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जब फिल्ट्रेट होकर जो वेस्टफुल प्रोडक्ट होता है, जो यूरिन जो होता है, वो आकर यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद जब ये धीरे 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 फुल हो जाता है, तो इसके वाल पे जो है ये फोर्स लगाता है इसके वाल पे, और ये क्या करता है? कॉन्टैक्ट करता है, और कॉन्टैक्ट करने से जो है एक जो है क्या जाता है? सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है परमिशन देता है कि एक्सक्रीट करने का। तो फिर जाकर जो है जो इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन मौजूद होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला आता है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज था। इसके अंदर जो है मिडलरी पिरामिड मौजूद होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। समझने के लिए मैं बना देता हूँ। यहाँ पे रीनल पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस, ठीक है। इस तरह दोनों साइड होता है, इस साइड भी होता है। तो एक्चुअल जो काम करता है फिल्ट्रेशन का, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन। और सारे किडनी के पास, जितने भी दो किडनी है ह्यूमन के अंदर में, दोनों के पास जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं इसके लिए फिल्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जो फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्चुअली नेफ्रॉन का फोटो बनाऊं कि एक्चुअली में होता क्या है, तो जैसे मान लेते हैं ये बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है। यहां से जो है बॉमन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी आता है, पीसीटी के बाद जो है लूप ऑफ हेनले आता है, लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये होता है इस तरह से। और जो आर्टरी होता है इसके अंदर, आर्टरी इस तरह से, बहुत सारे आर्टरी होते हैं मान लो इस तरह से, उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक। तो एक तरह से समझने के लिए मैंने फोटो बना दिया यहाँ पे। तो ये जो है ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये है बॉमन्स कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर, ग्लोमेरुलर और बॉमन्स कैप्सूल मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग? मालपिघियन बॉडी, ठीक है। दोनों को एक साथ, ग्लोमेरुलर को और बॉमन्स कैप्सूल को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? मालपिघियन बॉडी, ये चीज है। तो ये है नेफ्रॉन का फोटो एक्चुअली में, जो फिल्ट्रेशन जहां पर होता है। और फिल्ट्रेशन जो होता है वो 3 स्टेप्स में होते हैं, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड आर्टरी के थ्रू आता है, जो ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है किसमें? बॉमन्स कैप्सूल के अंदर में। कहाँ फिल्टर होता है? ये इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन शुरू होता है। जो ब्लड में जितने भी कैपिलरीज के अंदर में जितने भी ब्लड के अंदर में सारी चीज होते हैं, वो सब जो है फिल्टर हो जाता है बॉमन्स कैप्सूल के अंदर में। जो ट्यूब्यूल है हमारे पास, ये ट्यूब्यूल के थ्रू, वो पीसीटी के थ्रू, ये है, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये आता है लूप ऑफ हेनले के पास। ये वाला पोर्शन जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और जैसे जैसे ऐसे आप जाएंगे वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर ये असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये है यहाँ पे आप हम लोग आ जाते हैं डीसीटी, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें।
तो इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इसके अंदर जितने भी जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, salt, all are filtered through this process। ठीक है, और फिल्टर होने के बाद कहाँ चला आता है, ट्यूब्यूल के अंदर में चला आता है। ठीक है, यहाँ से फिल्टर होकर ये सारी चीज ट्यूब्यूल के अंदर में चला आता है। ठीक है, जब ये फिल्टर होता है तो इसके अंदर जो है ना जो काम की चीज होती है ब्लड के अंदर में वो भी फिल्टर हो जाता है। तो वो जब फिल्टर हो जाता है तो उसको जो है ना फिर से जो है मान लो ट्यूब्यूल के अंदर में जब फिल्टर हो गया तो उसको फिर से जो है अगेन इसको रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा कैपिलरीज के अंदर में, क्योंकि ब्लड के अंदर जो काम की चीज थी जैसे मान लो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, है ना, सॉल्ट हुआ, और इसमें वाटर भी होते हैं, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ऑल आर फिल्टर्ड थ्रू दिस प्रोसेस। तो इसके अंदर जैसे वाटर हुआ ये सब जो है इसको फिर से रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड के थ्रू ब्लड का जो फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पे उसमें काम की चीज भी इसके अंदर आ गया। और ऐसे अभी आप समझ सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन होता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो पर डे एक हेल्दी वुमेन का 180 लीटर पर डे होता है। क्या होता है, 180 लीटर पर डे, 180 लीटर एक दिन में जो है फिल्ट्रेशन होता है। तो वो अब हम लोग जो है लगभग एक दिन में 1.5 लीटर यूरिनेशन करते हैं, 1.5 लीटर एक दिन में, और फिल्ट्रेशन कितना होता है 180 लीटर पर डे। तो अब इतना जाता कहाँ है, फिल्ट्रेट जो है इतना जाता कहाँ है, जबकि 1.5 लीटर ही हम लोग यूरिनेशन करते हैं। तो वही चीज जो है एक्चुअल में जो ट्यूब्यूल के अंदर में आता है उसको एक्चुअली में फिर से वापस रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, कहाँ, कैपिलरीज के अंदर में। ठीक है, फिर वापस जो है रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है उसको। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप होता है, यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या होता है, सेलेक्टिव, दूसरा स्टेप जो है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन तो जितने भी काम की चीज है, ठीक है, जो पहला स्टेप में फिल्ट्रेट हो गया था ट्यूब्यूल के अंदर में उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत है कैपिलरीज के अंदर में। सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट इसको छोड़कर नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी चीज है जैसे साल्ट हुआ, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, एक्सेस ऑफ वाटर है, बहुत सारे वाटर भी जो है फिल्टर्ड हो गया, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करना होता है कैपिलरीज के अंदर में। ठीक है, तो ये है दूसरा पार्ट, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसको करते हैं। पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जैसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उसी टाइम में एट ए टाइम जो होता है वेस्ट आयन जैसे हाइड्रोजन आयन तीसरा प्रोसेस होता है शुरू। जैसे यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जो है तीसरा प्रोसेस होता है। जैसे दूसरा प्रोसेस हो रहा है ना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद जस्ट बाद जो है सेम टाइम में, मतलब बाद नहीं सेम टाइम में जो होता है वेस्ट आयन लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, ये सब जो है कह सकते हो आर सेक्रेटेड। ठीक है, थ्रू द कैपिलरीज टू ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जैसे जैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है ट्यूब्यूल से कैपिलरीज के अंदर में, उसी टाइम पे जो वेस्ट आयन है जैसे अमोनिया है, H+ है, ये सारी चीज जो है जैसे K+ है, ये सब जो है उसी टाइम जो है कैपिलरीज से ट्यूब्यूल के अंदर में जा रहा होता, और वो जो है लास्ट में जो है फिल्ट्रेट से मिलकर जो है जो ट्यूब्यूल के अंदर में ऑलरेडी मौजूद होता है फिल्ट्रेट। आफ्टर दैट this ion combine with filtrate present in tubule and makes urine।
और वो जो वेस्ट आयन या H+ आयन, अमोनिया आयन, वो सब जो है वो सेक्रेट होकर जो है कहाँ चला जाता है, ट्यूब्यूल के अंदर में चला जाता है, और ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट के साथ मिलकर क्या बना लेता है, यूरिन बना लेता है। और फिर जो है वो यूरिन जो है कहाँ आता है, रीनल पेल्विस के थ्रू, यूरेटर के थ्रू, यूरेटर में चला आता है, और यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि स्टोर होने के बाद अगर धीरे धीरे वो ज़्यादा फुल हो जाता है तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन के पास कि वो फुल हो गया है उसको, तो ब्रेन जो है, ब्रेन एक कंट्रोलिंग पावर है, वो एक ऑर्डर देता है कि बाहर करने के लिए, तो बाहर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये थी ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हमारा जो है लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया है। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, आप लोग पढ़ते रहे।